ओके तो कल तक हम ये चीज देखे थे। फर्स्ट टॉर्क रिक्वायर्ड, फॉर राइज द लोड। तो लोड को राइज करने के लिए एफर्ट अप्लाई करते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला था T इक्वल टू W मीन्स लोड एंड मीन डायमीटर हाफ 10 थीटा प्लस 5। T इक्वल टू P dm मतलब फोर्स बाय 2। P W is the load and P is the effort. तो this is formula same. So P equal to effort will be W 10 phi plus theta. Remember not in some book theta is replaced by alpha. Alpha equal to theta means the helix angle. Okay, it's called the helix angle. लीड आप ये देखे थे कि पिच किसको बोलते हैं। लीड का मतलब होता है कि इट इज एक्सियल डिस्टेंस traveled by nut या screw on one rotation of nut तो ये होगी लीड एंड सम लीड इज इक्वल टू पिच। लीड इज इक्वल टू पिच फॉर सिंगल स्टार्ट। ओके जैसे यहाँ पे से सिंगल स्टार्ट हुआ तो लीड पिच के ही बराबर हो जाता है सिंगल स्टार्ट के लिए। सेकंड स्टार्ट थर्ड स्टार्ट के लिए अलग अलग उसका डिस्टेंस बढ़ चला जाता है। एनीवे तो दिस इज हेलिक्स एंगल। द कंडीशंस फॉर द दूसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट ये दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज सेल्फ लॉकिंग जो हम कल डिस्कस किए थे। सेल्फ लॉकिंग मीन्स व्हेन phi is greater या equal to alpha या theta, no problem, both are the same thing। इस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन मतलब कि ऑब्जेक्ट जो स्क्रू जो होगा हम पॉजिटिव नहीं बल्कि यहाँ पे नेगेटिव टॉर्क देते हैं, नेगेटिव टॉर्क पैदा होता है। क्योंकि फॉर द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द लोअरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लोअरिंग द लोड, टॉर्क का फॉर्मूला था मेरा W dm/2 10 phi minus alpha। ओके तो इस केस में अगर इफ अल्फा इज ग्रेटर देन फाई, ओके रिमेम्बर याद रखना है कि ये हेलिक्स एंगल है। दिस इज द हेलिक्स एंगल, दिस इज द फ्रिक्शन एंगल। अगर ऐसा आ जाता है तो ये जो रिजल्ट आता है नेगेटिव टॉर्क आ जाता है। तो यहाँ पे इसको फॉर द पॉजिटिव टॉर्क
तो यहाँ पे हमारा आ जाता है नेगेटिव टॉर्क, मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब कि हमें पॉजिटिव टॉर्क चाहिए हमेशा ऊपर उठाने के लिए। तो पॉजिटिव टॉर्क कोई भी कंडीशन में, कोई भी चाहे वो 5 ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी हो, जो लोड को राइज करने के लिए ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव चाहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे थीटा बड़ा हो जाए या अल्फा बड़ा हो जाए, थीटा था दोनों एक ही है, चाहे फाई बड़ा हो जाए, कुछ भी छोटा बड़ा हो जाए, ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि राइज करने के लिए हमेशा टॉर्क पॉजिटिव ही लगेगा। लेकिन जब बात करते हैं लोअर के लिए, मतलब कि केस लोअर द लोड, तो उस केस में टॉर्क पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का सेंस का क्या मतलब है? पॉजिटिव का सेंस का मतलब है कि हमें बाहरी फोर्स, मतलब जो एफर्ट है, जो यहाँ पे जो मेरा एफर्ट गया, जो एफर्ट है पी, ये लगाना होगा। मतलब कि एफर्ट इज गिवन टू द सिस्टम, दैट मींस द एफर्ट इज पॉजिटिव। तो टॉर्क पॉजिटिव है मतलब एफर्ट पॉजिटिव, बट बाहरी फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव टॉर्क आ रहा है तो नेगेटिव टॉर्क का मतलब है कि हमें फोर्स देने, एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद अपने आप एफर्ट पैदा कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट नीचे नीचे अपने आप गिर जाएगा, तो बिना एफर्ट दिए हुए। तो इसलिए जब गाड़ी को हम नीचे करते हैं तो हम मैन्युअली हम एफर्ट देते हैं क्योंकि लोअर द लोड। अगर ऐसा ना हो कि एफर्ट ना दें तो ऑब्जेक्ट अपने आप गिर सकता है, अगर ये कंडीशंस फॉलो किया तो। और ये जो चीज है वो डिजाइन किस पे कर रहा है? ये डिजाइन कर रहा है, ये जो स्क्रू है इसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा इज द हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है, दिस इज द दिस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द हेलिक्स एंगल। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या था मेरा? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था मेरा कि दिस दिस द इंक्लाइंड प्लेन। अभी इंक्लाइंड प्लेन का मतलब कि सिंपली फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का जो न्यूमेरिकल सॉल्व होता था वही होगी, सिंपल है इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस द फाई। ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं it start, yeah, it's the beginning of the sliding of the object at this angle. This angle is called the friction angle, yeah, angle of repose, at which the object just start to sliding on the inclined plane. This angle is called the angle of repose. If the example angle of friction is equal to 30 degrees for this inclined plane, for this object, and the coefficient of friction. So if you want to don't slide on the object on the sliding plane, so you keep the angle should be less than this, like that means 25 degree, 20 degrees, and less than should be less than 30 degrees. तो इस एंगल पे रखने पर एंगल कभी भी ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग नहीं होगा। दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई सम एफर्ट, you have to some effort to sliding of the object, remember। तो अगर हम 30 डिग्री पर रख देंगे इंक्लाइन प्लेन, जैसे एंगल को बढ़ा देंगे हम लोग हैं, तो एफर्ट देने की जरूरत ही नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या वो अपने आप स्लाइडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर ये फाई, ये जो एंगल हेलिक्स एंगल, इसका मतलब है कि हेलिक्स एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? एग्जांपल 30 तो इसका एंगल पक्का तुमको 20 डिग्री होगा, ये 25 होगा, क्योंकि ये इसके एंगल से कम हो गया मेरा है। ओके, तो देखिए अब ये हो गया, मान लो इसका एंगल अगर हम 30 कर दिए, अगर 35 कर दिए तो क्या हो जाएगा कि ये इंक्लाइन पे थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो मेरा लोड था, जो W, वो अपने आप नीचे होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमको एफर्ट देने की जरूरत ही नहीं हुआ। तो ये था इसका बेसिक इसका मतलब। इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट को सेल्फ लॉकिंग बनाना होगा, मतलब एंगल जो होगा हेलिक्स एंगल, इट शुड बी ग्रेटर देन 5। इसी का उल्टा बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे गिरता है, जब अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, इसी को बोलते हैं ओवरहोलिंग। दिस कॉल्ड द ओवरहोलिंग कंडीशन, मींस द नेगेटिव टॉर्क
नेगेटिव रख मतलब कि हमें फोर्स एफर्ट देने की जरूरत नहीं होगा। ओके, तो सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन हो गया ये, इसको सेल्फ लॉकिंग कंडीशन याद रखना है फॉर द सेल्फ लॉकिंग, दिस कंडीशन फॉर द ओवरहॉलिंग। तो हमें डिजाइन करना है तो भाई हमें अच्छा डिजाइन करना होगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें इस कंडीशन को फॉलो करके रखना होगा। तो एटलीस्ट इक्वल टू द हेलिक्स एंगल मिनिमम, इससे तो हमें कम करना ही नहीं होगा, कम करेंगे तो हमारा पता चला कि वो चीज उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं डिजाइन पर। ओके, इतना जानने के बाद थोड़ा सा डिजाइन देखते हैं कि कहाँ कहाँ से चीज टूटता है। तो इसके लिए इस पिक्चर को लिया गया, कौन कौन सा पॉइंट है जरा उसको हम देख लेते हैं, कौन कौन सा पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। तो इसको पहले यहाँ पे कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। डिजाइन ऑफ स्क्रू एंड नट। तो अब कौन कौन सा फोर्स, सबसे पहले हमें क्या की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर लेट W इक्वल टू लोड इन न्यूटन, P इज द एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट को शो नहीं किया गया है लेकिन एफर्ट तो देना ही होगा, तो P इज द एफर्ट, एफर्ट शुड बी पॉजिटिव इन न्यूटन। Okay, then DC is called the core diameter, and then D is the outside diameter, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को outside diameters या nominal diameters, nominal diameter, and DM मतलब mean diameter। mean diameter का फॉर्मूला था DC by D by half। उसके बाद जो कल हम डिस्कस किए थे, the core diameter equal to D naught pitch। So therefore the core diameter equal to D minus pitch। Okay, so pitch is given and pitch is equal to lead for the single start। अब हम शुरुआत करते हैं इसका डिजाइन करना। सबसे पहला कि कौन कौन सा जगह पे इसका स्ट्रेस लगेगा, कहाँ पे कौन सा शेयर स्ट्रेस लगेगा। सबसे पहले क्योंकि लोड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये स्क्रू पार्ट हो गया। ओके, दिस स्क्रू पार्ट इज कॉल्ड नट, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड नट एंड दिस पार्ट द स्क्रू, जिसमें मैं थ्रेड बना रखा है मेरा। थ्रेड का दो पार्ट मतलब मोस्टली जो बना जाता है वो ट्रापेजोइडल एंड स्क्वायर थ्रेड, एंगल 30 डिग्री 90 डिग्री, and T is the thickness of this part, so T is the thickness of the thread, so T is the thickness of thread। ओके, अब थ्रेड में कुछ भी हो सकता है, चाहे स्क्वायर थ्रेड हो सकता है, स्क्वायर या आइदर ट्रापेजोइडल। तो फर्स्ट फोकस करेंगे हम लोग ना प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर मैंने हमें कौन कौन सा स्टेप उठाना है। तो सबसे पहले क्योंकि स्क्रू में डिजाइन करना है कि स्क्रू मेरा टूट ना जाए, तो स्क्रू में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसका डायमीटर है कोर डायमीटर। देखोगे कि यहाँ पे जो लगेगा तो इसमें मेरा लगेगा आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस, लोड नीचे की तरफ जा रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे टी का मतलब टॉर्क हो रहा है, तो टी का मतलब टॉर्क,
ये तो टॉर्क कौन अप्लाई कर रहा है, तो ये जो घूमते गोल घूमते हुए जाएगा। ओके, तो रोटेशनल मोशन कन्वर्ट इनटू द लिनियर मोशंस। तो टॉर्क जो है वो हम अप्लाई करेंगे, तो टॉर्क अप्लाइड बाय मी। ओके, या एफर्ट, एफर्ट के जरिए से यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे जो डायरेक्शन हो रहा है दिस डायरेक्शन। ओके, दिस डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है मेरा, तो एफर्ट लगा रहा टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या चीज होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, रिमेंबर, पी मीन डायमीटर बाय 2। ओके, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। All things are in given in the handbook. So you must use the handbook. How to use? Okay, the handbook. So you cannot solve the math design without the help of the handbook. You must you know how to use the handbook. Okay. क्योंकि यहाँ पे lot of equations are available in the screw design. So it is not the possible to remember all the formula and empirical formula to remember to solve the to design the screw and nut. Okay, so you keep the handbook when you are going to the solve the design of the screw jack. The first, the compressive stress. The compressive stress in a screw. First of screw, then first design the screw, then nut. Okay, तो पहले स्क्रू देख लेते हैं कि स्क्रू में कौन कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा, उसके बाद हम नट पे चलेंगे। फर्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर्मूला इज सिग्मा सी डब्ल्यू बाई एरिया। डीसी मतलब कोर डायमीटर्स। तो कोर डायमीटर कंप्रेसिव क्योंकि यहाँ पे सबसे, क्योंकि यहाँ पे कोर डायमीटर के ऊपर ही लग रहा है मेरा है। ओके है, ये जो बाहर का जो पार्ट लगा हुआ निकला हुआ है, ओके, ये नट के साथ कांटेक्ट में है, तो डब्ल्यू के चलते इसका जो शाफ्ट है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। तो ये पूरा का पूरा डब्ल्यू सी मतलब मैक्सिमम कितना इसमें कंप्रेसिव लग सकता है, क्योंकि जो एरिया, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इसका ये एरिया है डीसी, तो मिनिमम एरिया तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो हम कोर डायमीटर लिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना कंप्रेसिव लग सकता है इस मटेरियल के ऊपर, देयरफॉर टी डब्ल्यू बाई पाई डी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, डब्ल्यू मतलब लोड एंड दिस टोटल लोड ऑन द स्क्रू शाफ्ट। ओके, टोटल ये जो स्क्रू बोल सकते हो स्क्रू शाफ्ट। स्क्रू शाफ्ट में दो चीज को ध्यान देना है, एक तो स्क्रू शाफ्ट हुआ मेरा और एक इसके ऊपर बना हुआ है थ्रेड। तो हम बात कर रहे हैं स्क्रू शाफ्ट का, तो स्क्रू शाफ्ट हो गया दिस पार्ट, दिस इज a स्क्रू शाफ्ट। इसका स्क्रू शाफ्ट पे हम डिजाइन करेंगे। तो अब जब हम बात करेंगे थ्रेड का, तब हम थ्रेड को कंसीडर करेंगे, पहले बात करेंगे स्क्रू शाफ्ट का। ओके, नाउ उसके बाद देखोगे सेकंड जो इसके ऊपर लगने वाला है वो लगेगा शियर। ओके, हम बात कर रहे हैं स्क्रू शाफ्ट का, नॉट थ्रेड। स्क्रू में दो चीज होता है, शाफ्ट एंड थ्रेड। तो स्क्रू का जब भी बात होगा तो इसमें दो वर्ड होगा, थ्रेड एंड शाफ्ट। तो ये शाफ्ट हो गया, ये थ्रेड हो गया। ओके, तो ये दोनों चीज का है। तो इस शाफ्ट में एक चीज और लगेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे तो ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क भी ये लगेगा, तो ये रोटेशन करेगा, तो दिस रोटेशनल ड्यू टू टॉर्जन। ओके, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल एफर्ट। तो टॉर्जन shear stress due to torque। इसका फॉर्मूला क्या होगा तब, अब ये बात आ रहा है टॉर्क का, वो भी रोटेशनल टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला, तो प्योर टॉर्जन फॉर्मूला का फॉर्मूला T बाई आई पी इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाई रेडियस। ये तुमको फॉर्मूला याद आ गया, तो मतलब शियर स्ट्रेस
shear stress in shaft equal to T into R by this IP. IP मतलब per moment, तो IP मतलब हो गया पर मोमेंट। पर मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये सब हमको बैठा के रखना है, पाई बाई 32 डी सी स्क्वायर। तो को डायमीटर, क्योंकि शाफ्ट का डायमीटर को डायमीटर है, ये डी सी है मेरा। तो फाइनली मेरा कितना हो गया, तो shear स्ट्रेस इक्वल टू टॉर्क, आर का फॉर्मूला हो गया डी सी बाई 2, ये हो गया पाई बाई 32 एंड डी सी का स्क्वायर, ये कट गया 16, ये कट गया और नॉट, दिस 4, दिस 4 कट गया, ये हो गया 3। तो फाइनली आंसर हो गया 16t एंड पाई डी सी क्यू। तो जो शाफ्ट है उसमें दो तरह का स्ट्रेस पैदा हो रहा, फर्स्ट वर्टिकली, सेकेंड जो टेंजेंशियली। तो नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट के ऊपर जब कोई टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियली, और कोई मेरा वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया बाई एक्सियल मतलब सिंगल एक्सियल विद शियर। तो किसी भी थीटा पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना पैदा होगा, तो नाउ द मैक्सिमम प्रिंसिपल, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस induced in screw shaft। तो टी टाउ इक्वल टू मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, तो 4W पाई डी सी स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 प्लस 16t एंड पाई डी सी क्यू का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो जरा याद करते हैं, टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का 2 का होल स्क्वायर बाई टाउ का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स या सिग्मा सिग्मा वाई मान लेते हैं, ये वैल्यू जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, दिस वैल्यू डिवाइड बाई 2, ओके, देन स्क्वायर एंड टाउ का वैल्यू जो यहाँ पे निकला वो टाउ का वैल्यू, दिस इज आवर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए, जो कंपनी जो जिस मटेरियल का ये शाफ्ट बना हुआ होगा उसके अंदर आना चाहिए, ओके। तो उसके अंदर अगर आ गया तो मेरा डिजाइन सेफ हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं मतलब डिजाइन फेल हो जाएगा। ये था मेरा पहला केस। अब आते हैं हम लोग हैं थ्रीड पर। थर्ड पॉइंट, सबसे पहले हम को कॉपी करते हैं तस्वीर को, फोटो को, फिगर को, ताकि समझ में आ जाए कि हम अब किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये रहा मेरा कॉपी, अब यहाँ पे shear stress in TR, ये थ्रेड, ओके। तो हम shear stress निकालेंगे थ्रेड में। थ्रेड कौन सा पार्ट थ्रेड है, तो थ्रेड देखो ये जो शाफ्ट से जो बाहर निकल गया, ओके, ये जो पार्ट हम कलर पेंसिल यूज करेंगे, तो ये जो पार्ट निकल गया ये हो गया थ्रेड, ठीक है, ये सारा थ्रेड हो गया। अब हम देखेंगे थ्रेड के ऊपर क्या लग रहा है,
तो यहाँ पे जो थ्रेड का जो फोर्सेस है, ये जो W जो लग रहा है वो डायरेक्ट तो लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन शाफ्ट पे, लेकिन थ्रेड का जो पोर्शन है वो ये डिपेंड करता है कि जो इसके ऊपर ये जो नट है और ये जो स्क्रू है, ये दोनों कितना नट, कितना इसका थ्रेड एंगेज्ड है। क्योंकि शेयरिंग जो होगा, इसमें जो शेयरिंग होगा, शेयर स्ट्रेस जो पैदा होगा वो नट के वजह से होगा। कैसे होगा जिसको देखेंगे कि जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो नट है, ये जो पोर्शन दिख रहा है तुमको है, ये जो पोर्शन, इस पोर्शन, ये पोर्शन पे तुमको लगेगा शेयर। क्योंकि जब डब्ल्यू यहाँ पे लग रहा है तो इसके ऊपर भी तो मेरा लगेगा कोई शेयर, ये डब्ल्यू को जो बैलेंस करेगा। तो ये डब्ल्यू का इसके वजह से शेयरिंग हो जाता है। अगर देखोगे, अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये हम कोई एक ठो थ्रेड बना रहे हैं, तो ये डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पे है। जब डब्ल्यू यहाँ पे लग रहा है तो ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शन में भी तो मेरा कुछ न कुछ लगेगा डब्ल्यू। तो क्या होगा फाइनली कि ये शेयरिंग हो सकता है मेरा। तो ये टूट गया, टूट के अलग हो गया, ये भी पार्ट मतलब मान के टूट के अलग हो गया। तो ये हो गया शेयरिंग एरिया। ओके, जब ऊपर से देखेंगे तो ये दिखता है गोल, ठीक है, ये गोल हुआ। तो ये जो थ्रेड है तो उस चारों तरफ से थ्रेड बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट में है। तो ये थ्रेड की तरफ बना हुआ है, ये मतलब इसको ऐसा नहीं समझना कि ये इस तरह से बना हुआ है, पंखा की तरह नहीं है, ठीक है ना। ये चारों तरफ से थ्रेड इसका बना हुआ है, ठीक है ना। फिर आपको साइड व्यू दिखा रहे हैं गोल जैसा। तो ये डीसी जो कोर डायमीटर हुआ, इसी कोर डायमीटर पे शेयरिंग लगा। ओके, तो क्योंकि डब्लू की वजह से हुआ, लेकिन जो पार्ट इस नट और ये जो क्योंकि यहाँ पे लगा तो ये नट भी है, तो नट की वजह से इस पे लगा। तो इसके जो कोर डायमीटर में जो शेयरिंग लगा ड्यू टू नट, नट के वजह से इसमें शेयरिंग पैदा हुआ। मतलब डब्लू तो फैक्टर ही है, डब्लू लगा तभी तो सब कुछ एक्टिविटीज में पैदा होगा, जो भी शेयर हुआ, कंप्रेसिव हुआ। तो ये डब्लू मैग्नीट्यूड, जो नट इसके ऊपर शेयरिंग पैदा करेगा वो डब्लू मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है ना, होगा। लेकिन यहाँ पे कितना थ्रेड इसके साथ एंगेज्ड है, क्योंकि जो नट है वहां पे एक दो तीन, तीन ही नट इसके साथ एंगेज्ड हुआ। तो डब्लू का टोटल डब्लू तो बर्दाश्त नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसका तीन ही नट इसको बर्दाश्त कर रहा है। तो कितना लोड तीन को डिवाइड किया, मतलब एक थ्रेड कितना डिवाइड किया। अगर अगर यहाँ पे एक ही थ्रेड होता तो ये बोलते कि टोटल डब्लू जो है वो एक ही थ्रेड को बैलेंस किया, लेकिन यहाँ पे तीन थ्रेड है तो तीन थ्रेड इक्वली बैलेंस किया होगा। मतलब डब्लू में से नंबर ऑफ तीन को भाग दे देंगे। जैसे अगर ये 30 न्यूटन अप्लाई किए हैं और तीन ठो थ्रेड हुआ, तो मतलब एक 10 न्यूटन का फोर्स एक बर्दाश्त किया थ्रेड, ये भी 10 न्यूटन का बर्दाश्त किया, ये भी 10 न्यूटन का बर्दाश्त। मतलब टोटल वर्टिकली फोर्स इक्वल टू 0 एंड टोटल मतलब कि हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, मैं बैलेंस हो गया 0। तो ये मतलब ये इसका कंडीशन हुआ। तो अब हम आते हैं शियर स्ट्रेस पे कि क्या इसका फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज होगा तो शियर स्ट्रेस इन थ्रेड, तो लोड इन थ्रेड, कितना लोड हुआ पहला, तो W बाई एन, एन का मतलब क्या हो गया, where n is equal to number of threads engaged। ओके, तो ये हो गया तुमको
थ्रेड पर इतना लोड। तो नाउ shear stress W by N, हम किसी एक थ्रेड पर फोकस करेंगे, ओनली सिंगल थ्रेड, दिस इज shear stress फॉर द सिंगल थ्रेड। ओके, जो एक का वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा मेरा, डिवाइड बाई एरिया। हाउ मच द एरिया, एरिया कैसे होगा, तो पाई डी सी इंटू थिकनेस। कैसे, ये मेरा अगर शाफ्ट है तो एक थ्रेड हम बना रहे हैं यहाँ पे है, इसका थिकनेस हो गया टी, ये थिकनेस हुआ इनटू ये सर्कुलर फॉर्म में है। ओके, सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कम डी सी, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई डी सी इंटू थिकनेस, तो हो गया ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कमफ्रेंस एरिया। ओके, थिकनेस टी ऑफ द थ्रेड, so this is the shear stress induced in our thread part। अगर थ्रेड का स्ट्रेंथ कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल दिस इज टी shear strength of this thread, it should be this value for the safe design। ये कंपनी बताएगा हमको और ये मेरा कैलकुलेट करके हम लाए हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा इससे कम होना चाहिए तो हमारा डिजाइन सेफ हुआ। अगर इसका वैल्यू एक्सीड कर जाएगा तो मेरा डिजाइन टूट जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू हमेशा इसके से कम रखना है ताकि हमारा ये बैलेंस हो सके, अदरवाइज क्या होगा, ये मेरा टूट जाएगा। So this is thickness, okay, the shear stress induced in this part। क्लियर हो गया। ओके, अब अगला पार्ट है कि शेयर। अब हम बात करेंगे कि ये गौर करो, तुम ये सोचो कि अगर इसी में वर्ड को जोड़ दें कि शेयर स्ट्रेस इन नट, अगर नट की बात किया जाए नट, तो क्या इसका आंसर होगा। इसको हम फिर कॉपी करें क्योंकि नीचे की तरफ, तो ये क्वेश्चन हुआ शेयर स्ट्रेस इन थ्रेड। अब है अगला कि shear stress in nut। अब बात करेंगे कि shear stress इन नट में क्या होगा। फर्स्ट ऑब्जर्व करोगे नट कौन सा पार्ट है, नट ये पार्ट है। ओके, दिस को नट। तो अब नट का शेयरिंग कहाँ पर होगा, तो नट का शेयरिंग यहाँ पर होगा। अगर थोड़ा सा कर्व पेंसिल देखा जाए तो नट का शेयरिंग ये होगा, क्योंकि नट तो हमारा ऐसा बना हुआ, देखो नट का ये नट है, तो ये जो पार्ट है ये तुमको चला जाएगा इसके अंदर, मतलब स्क्रू के अंदर चला जाएगा। तो ये पार्ट को हम बनाए, देखो ये पार्ट को फोकस करोगे ये पार्ट पे, तो शेयरिंग कहाँ पर हुआ मेरा, तो जब लोड पड़ेगा तो ये जो मेरा इसका जो सबसे अंतिम जो मेरा एज है वो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। ये जो पार्ट है यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। तो कौन तोड़ा, ये जो स्क्रू जो इसके अंदर इंटर किया है, तो ये जो इन पार्ट है इसको तोड़ के निकाल देगा। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा जब उसको भी देख लेते हैं हम लोग हैं। ओके, तो shear stress in nut, तो shear stress in nut इक्वल टू फॉर्मूला
W/N क्यों, कितना नट का जो थ्रेड है वो एंगेज्ड हुआ, तो W/N ये शेयर स्ट्रेस नट है, ओके, N मतलब नट, W पाई एंड D इंटू T। अब देखो यहाँ पे D आया है, वाई D मतलब हो गया नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्क्रू, क्योंकि इसका जो जो कटा है, तो ये देखो थ्रेड का टोटल जो बाहरी एंगल है, जो रेडियस है, वही तो इसको काट रहा है। कोर डायमीटर कटा नट के जगह से, और इसको तोड़ा वो स्क्रू के वजह से, तो शियर स्ट्रेस इन नट, तो शियर स्ट्रेस उसमें पैदा हो रहा है, शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस इन नट ड्यू टू थ्रेड, तो थ्रेड की वजह से इसमें कटा, तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर दैट नट, ओके। तो टोटल शियर स्ट्रेस इन नट इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाय N पाई D एंड T, ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द नट। तो नट जिस मटेरियल का बना हुआ होगा उसका वैल्यू इससे हमारा कम होना चाहिए, ओके, दिस इज आवर फाइनल। फाइनली अब हम आते हैं वैसा, अब आते हैं हम लोग हैं बियरिंग प्रेशर पे। अब देखो यहाँ पे बियरिंग प्रेशर इन स्क्रू लिखे हैं, ये असल में कॉम्बिनेशन है, मतलब नट और स्क्रू जो थ्रेड हुआ इस दोनों के बीच का है। बियरिंग प्रेशर का मतलब होता है, मतलब कि प्रेशर जो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जहाँ रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है और जहाँ पे रिलेटिव होता रहता है, वहाँ पे लगता है बियरिंग प्रेशर। तो बियरिंग प्रेशर कहाँ पे, तो जब हम टॉक लगाते हैं तो ये रोटेट रोटेट कर रहा है, और नट तो मेरा स्टेशनरी है, अगर मान लेते हैं कि नट मेरा स्टेशनरी पार्ट हो गया है, तो स्क्रू तो मेरा घूम रहा है, तो कहाँ पे कांटेक्ट होगा, देखो कांटेक्ट एरिया ये है, ये जो दिख रहा है तुमको है, ये पार्ट जो है वो नट के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर ये हो गया थ्रेड का पार्ट, ओके, तो ये मेरा नट का पार्ट हो गया, तो देखो ये जो है ना, ये पार्ट, ये सरफेस, यहाँ पे बियरिंग प्रेशर को, जस्ट लाइक जो हम लोग आटा गेहूँ, सॉरी, जो गेहूँ पीसते थे, जो जिसको जाता हम लोग आम भाषा में गांव में लोग बोलते थे, ओके है, तो उस तरह का चीज यहाँ पे होगा। इसको और अगर हम, तो ये चीज, तो यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है, बियरिंग प्रेशर पैदा होगा। तो बियरिंग प्रेशर का एरिया क्या होगा, तो बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, तो P